3 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है स्टार कैंपेनर के ऊपर। अब एक स्टार कैंपेनर कौन होता है? देखो, स्टार कैंपेनर इलेक्शन से जुड़ी हुई चीज है। थोड़ा इलेक्शन का प्रोसेस समझना जरूरी है। इलेक्शन में होता क्या क्या है जिसके थ्रू स्टार कैंपेनर आपको समझ आएगा। सबसे पहले जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है रिकॉग्नाइज्ड और दूसरी होती है अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, लेट्स सपोज तुमने कल सोचा कि तुमने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, सबसे पहले तो तुम्हें इलेक्शन कमीशन के पास उसे रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो तुमने रजिस्टर करवाया, पर तुमने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंबल मिलता होता है ना। वो जरूरी नहीं है कि हर बारी जब वो इलेक्शन लड़ेंगे उन्हें वही सिंबल मिलेगा। वो गारंटी करने के लिए तुम्हें कम से कम कुछ मिनिमम क्राइटेरिया पहले पूरा करना पड़ता है। जब तुम वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तब तुम्हें स्टेटस मिलता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का। तो स्टार्टिंग में तुम अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होते हो, तुम्हारा सिंबल फिक्स नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल लेट्स सपोज तुम्हारा सिंबल कौन सा सिंबल बनाना चाहते हो, घड़ी है, अगले साल चेंज होके कोई डब्बा हो जाएगा। कोई भी मतलब सिंबल बदलते रहेंगे, मतलब बदल सकते हैं। यूजुअली तो ऐसे कंसिस्टेंसी रखी जा सकती है, पर गारंटी नहीं करती इलेक्शन कमीशन कि आपको अगले साल सेम ही मिलेगा। अगर आपको सेम ये फैसिलिटी चाहिए तो आपको रिकॉग्नाइज का स्टेटस लेना पड़ता है। रिकॉग्नाइज के स्टेटस के लिए आपको दो टाइप की रिकॉग्निशन मिलती है। नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकते हो या आप स्टेट पार्टी, ठीक है। दोनों को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके बाद होता है, ठीक है, नेशनल या स्टेट पार्टी। ये बनने के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है। नेशनल पार्टी, अब उसके क्राइटेरियाज हैं, ये हम चीज देखो, किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा। हम क्यों कहते हैं जो आपकी कांग्रेस है, जो आपकी बीजेपी है, ये नेशनल पार्टीज है। ऐसे रैंडमली नहीं कि ये 10 स्टेट्स में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम इन्हें नेशनल पार्टी बोल देंगे। तुम्हें इलेक्शन जीतने जरूरी है, फिर जाके तुम्हें ये स्टेटस मिलता है नेशनल पार्टी का। मतलब इलेक्शन या कुछ वोटें जीतनी जरूरी है। क्या क्राइटेरिया है वो? 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली पोल्स इन ईच ऑफ एनी 4 स्टेट्स एज वेल एज 4 सीट्स इन द लोकसभा। देखो, जो सेंटर पार्लियामेंट में हम किस में वोट डालते होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा? कभी आज तक किसने राज्यसभा में तो नहीं वोट डाली? कोई हमारे बीच में एमएलए बैठा हो, मुझे पता ना हो। हम राज्यसभा के लिए वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शंस में जो स्टेट के एमएलए होते हैं ना, वो वोट डालते हैं। हम लोकसभा में वोट डालते हैं। जो अभी 2019 में इलेक्शन होके हटे हैं, ठीक है, जिसमें बीजेपी फिर से पावर में आई है, वो लोकसभा के इलेक्शंस थे। तो लोकसभा के इलेक्शंस में सबसे पहले 4 सीटें जीतनी चाहिए। पूरे इंडिया में कहीं से भी तुम बस 4 सीटें जीतो। उसके साथ में जो इंडिया में टोटल जितनी भी मतलब स्टेट्स हैं, आपने अलग अलग स्टेट में भी इलेक्शन लड़े हैं, उनमें से 4 स्टेट्स के अंदर, किसी भी 4 स्टेट्स के अंदर, अब होता है ना कितने लोगों ने वोट डाली, हर एक में होता है ना कि आज 60% लोग वोट डालने आए, जितनी पॉपुलेशन थी हर स्टेट की, सिर्फ 6% वोट आपको डालनी चाहिए, चाहे आप जीते हो चाहे नहीं जीते हो। इंडिया की सारी स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट के, लेजिस्लेचर के 6% वोट डालने चाहिए, चाहे आप जीते हो चाहे एक सीट नहीं आई, बस वोट तुम्हारे नाम पर डाले। हम कहते होते ना इस कैंडिडेट को इतने वोट डाले, इस कैंडिडेट को इतने वोट डाले। टोटल परसेंटेज जब पूरी स्टेट की निकालोगे, तुम्हारी पार्टी को 6% कम से कम होने चाहिए। या तो ये क्राइटेरिया दोनों मिला के ये क्राइटेरिया पूरा कर लो, या 2% of all Lok Sabha seats in last such elections with MPs elected from at least 3 states। ये थोड़ा सा सिंपल क्राइटेरिया समझने के लिए। यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ लोकसभा में 2% सीटें जीतनी है। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 552 टोटल सीटें हम
545 यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 552 ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कभी टोटल सीट्स पूछा जाए तो हमेशा 552 होगा। इसका 2% कितना होगा? 11.4। हाँ जी 11.4 सर। 11.4, तो 11 पॉइंट तो कुछ नहीं हो सकता, तो 12 सीटें। अगर तुमने लोकसभा के इलेक्शंस में 12 सीटें जीती हैं, वो 2% बना, ठीक है। अगर तुम्हारी पार्टी ने पूरे इंडिया के, मतलब लोकसभा के पूरे इंडिया में जनरल इलेक्शन होते हैं, पूरे इंडिया में से 12 सीटें जीती हैं, ठीक है। और ये 12 सीटें कम से कम 3 स्टेट्स में से आनी चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि तुमने एक पूरी स्टेट जीत ली है, बाकी पूरे इंडिया में तुम्हारी प्रेजेंस ही नहीं है, फिर कैसे कि तुम नेशनल पार्टी जीत तो एक ही स्टेट रही हो एक तरह से। इस कारण 3 अलग अलग स्टेट से टोटल करके 12 सीटें, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लीस्ट 3, ठीक है। या उसे, जो नीचे अभी स्टेट पार्टी का हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है कम से कम 4 स्टेट्स में। 4 स्टेट्स में उसे स्टेट पार्टी का अगर दर्जा मिल चुका है, उसे अपने आप नेशनल पार्टी हम कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट पार्टीज का क्या क्राइटेरिया है? सेम स्टेट पार्टीज की भी रिकॉग्निशन होती है, छोटे लेवल पे होती है, जो आपकी जैसे अकाली दल होगी अगर पंजाब के हिसाब से देखा जाए, शिवसेना होगी अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। पीडीपी होगी जम्मू एंड कश्मीर में, अभी पार्टी थी ना पावर में जब तक 370 नहीं खत्म हुआ था। ये जो पार्टीज हैं ये अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं, पर अपने रीजन से बाहर अगर ये इलेक्शन लड़ने जाएंगी कहीं नहीं जीतेंगी, इन्हें कुछ शायद जानता भी ना हो, ठीक है। शिवसेना थोड़े गुंडे हैं, उन्हें जानते हैं, पर बाकियों को थोड़ा जानना मुश्किल होता है, ठीक है। AIDMK तमिलनाडु की पार्टी, बाहर, उससे बाहर वो इलेक्शन लड़ते ही नहीं है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस, कहाँ पे सरकार इनकी? सीएम को पॉलिटिक्स में दीदी दीदी बोला जाता है सर। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस वहां पे आ जाती है, ठीक है। तो ये स्टेट पार्टीज के लिए 2 सीटें तुमने असेंबली में जीती हो, असेंबली का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा जो आपकी होती है उसकी बात कर रहे हैं, 2 सीटें उसमें जीती हो, प्लस 6% तुम्हें टोटल वोट पड़ा हो जब वो स्टेट के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। ये सब कुछ और है कि इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए, ऊपर भी देखो और ही था, कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना है, सारे नहीं पूरे करने, कोई भी एक जो पूरा कर पाओ। एक 1 सीट प्लस 6% वोट्स इन लास्ट लोकसभा इलेक्शंस। यहां था 2 सीटें हो स्टेट असेंबली में, यहां पे है 1 सीट और 6% वोट लोकसभा इलेक्शन, यानी कि लोकसभा में 1 सीट जीत ली और 6% वोटिंग शेयर। जैसे आपकी रीसेंट एग्जांपल्स में बताता हूं, आम आदमी पार्टी आपकी पंजाब और आपके दिल्ली में स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। ये 2 जगह जीत पाई है वो, और यहाँ पे रीसेंट एग्जांपल्स में अगर मैं बताऊं, और कहीं इंडिया में वो स्टेट पार्टी का भी दर्जा नहीं होल्ड करती, और नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इनमें से ऊपर वाला जो क्राइटेरिया है वो कोई भी फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो नेशनल पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी आपकी स्टेट पार्टी है, ठीक है। और इसीलिए जो उनका लेट्स सपोज उनका झाड़ू का सिंबल है, उन्हें सिर्फ दिल्ली और पंजाब में गारंटी है कि उन्हें झाड़ू का सिंबल मिलेगा, बाकी कहीं गारंटी नहीं है कि उन्हें झाड़ू का एक्चुअली सिंबल मिलेगा। कोई भी जो मिल रही है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट इज 3% ऑफ टोटल असेंबली सीट्स, जितनी भी एसएलए में सीट्स थी उसका 3% टोटल जीता हुआ है, या 3 सीट्स विच एवर इज मोर। ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ये मोर जैसे, ये आपके अगर लेट्स सपोज पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्टेट पार्टी में से इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है या नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन आता है, ये जो मोर वाले वर्ड होते हैं ना ये चेंज कर दिए जाते हैं, मोर की जगह लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई जब याद कर रहा होता है ना चीजें, लेट्स सपोज जब तुम ये चीजें याद भी कर रहे होगे बाद में बैठ के, तो तुम ये चीजें याद रखोगे 3% टोटल असेंबली या 3 सीटें। जब तुमने पेपर में स्टेटमेंट देखी तुम्हारा दिमाग यहां तक पढ़ के इसे राइट मार्क कर जाएगा। तो चेंज कहां किया होता है? स्टेटमेंट के सबसे एंड में जाके। इसलिए जब भी पेपर में स्टेटमेंट आएगी आपने स्टेटमेंट हमेशा पूरी पढ़नी, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। जल्दबाजी मत करना, खासकर जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने होते कभी भी, ठीक है। 1 of every 25 Lok Sabha seats or equivalent fraction from a state। equivalent fraction का क्या मतलब है? देखो 1 in every 25 लोक सभा सीट्स, 25 सीटें सारी स्टेट्स में नहीं है। ये यूपी बिहार वालों का केस है, यूपी बिहार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जहां पे सीटें 25 से ज्यादा हैं लोकसभा में। सिक्किम में तो एक ही सीट है लोकसभा की, उनका तो फ्रैक्शन एक ही सीट बनेगी, ठीक है। पंजाब में 4 सीटें हैं, तो 25 सीटों का तो यहाँ पे क्राइटेरिया बनता ही नहीं है, ठीक है। तो उसका फ्रैक्शन, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 सीट बना, वो चाहिए, मतलब वो हर स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन ईदर लास्ट लोकसभा और लास्ट असेंबली पोल, या टोटल बस लोकसभा या एसएलए कोई भी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें 8% वोट डली है इस पार्टी को, किसी में भी, ये सबसे सिंपल क्राइटेरिया। तो जब किसी पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी से रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का स्टेटस मिल जाता है, रजिस्टर्ड का मतलब इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कर लिया, उसके बाद होगी वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट या नेशनल लेवल पे। उसके बाद क्या उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहले उनका सिंबल रिजर्व हो जाता है, उनका सिंबल कोई नहीं यूज करेगा। जैसे कांग्रेस का जो पंजा है वो कोई नहीं यूज कर सकता, बीजेपी का जो लोटस है वो कोई नहीं यूज कर सकता, वो उनके ही रहेंगे अब, ठीक है। वो उनकी आइडेंटिटी बन गई है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि आम आदमी पार्टी के एग्जांपल देखे कि जो स्टेट पार्टी होती है उसे सिर्फ स्टेट के अंदर ही सिंबल रिकॉग्नाइज बनता है, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल पार्टीज होती हैं, ये तो चलो वही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो आपका जो सरकारी स्टेशन है, जैसे दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बन जाती है ना, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, उन्हें हमेशा रिजर्व टाइम मिलता होता है कि मतलब वो अपनी कैंपेनिंग करने के लिए फ्री का रिजर्व का टाइम मिलता होता है कि दिन में इतना टाइम उनके कैंपेन्स आ सकते हैं। बाकियों को वो टाइम स्लॉट्स खरीदने पड़ते हैं या मिलते ही नहीं, इन्हें मिलेंगे हमेशा हर इलेक्शन में। तो इस कारण बहुत एडवांटेज होता है अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने का, तो पार्टीज का इनके ऊपर अलग से जोर लगता है। और लास्ट एडवांटेज होता है कि जो भी आपकी ये नेशनल या स्टेट पार्टी बनती है उनके हमेशा बन सकते होते हैं स्टार कैंपेनर्स। स्टार कैंपेनर ऐसे लोग होते हैं जो खुद इलेक्शन में खड़े नहीं हुए पर उस पॉलिटिकल पार्टी को उस स्टेट में सिर्फ प्रचार करने आए हैं। ये कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, ठीक है, जो लेट्स सपोज आपके हिमाचल में इलेक्शन थे और नरेंद्र मोदी बीजेपी के बिहाफ पे जाना चाहते हैं, उन्हें स्टार कैंपेनर का दर्जा दे दिया जाएगा। स्टार कैंपेनर का जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, कुछ भी होता है, वो देखो हर जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है ना, लेट्स सपोज कोई एमएलए इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इसे सिर्फ एक फिक्स अमाउंट खर्च करने दिया जाता होता है इलेक्शन में। ऐसा नहीं जितना मर्जी पैसे खर्च कर सकता है, लिमिट्स हैं।
स्टार कैंपेनर का खर्चा जो ट्रैवलिंग और स्टे का, बाकी सारे खर्चे इसमें जोड़े जाएंगे, ट्रैवलिंग और स्टे का खर्चा इस एमएलए की कैंपेनिंग में अगर वो आया है उसमें नहीं जोड़ा जाता, वो अलग से काउंट किया जाता है। क्लियर है? अलग से काउंट किया जाता है कि मतलब देखो लिमिट होगी ना तुम्हारी, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम सिर्फ 100 रुपए खर्च सकते हो तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा ना, ये 100 रुपए कहाँ खर्चे हैं तुमने। ठीक है, मैं अगर लिमिट सेट कर रहा हूँ 100 से ज्यादा नहीं खर्च हो सकते, तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा भी तो सही कि ये 100 देखो मेरे साथ एक स्टार कैंपेनर आया था, उसने अपने खुद के 20 रुपए डाले, वो मेरे बजट में ना जोड़ो, उसका लग गया खर्चा। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तुम उसका भी रिटर्न रिकॉर्ड दोगे कि कितना पैसा उसके कहीं स्टे में या ट्रैवल में लग गया, पर अल्टीमेटली तो तुम्हारी प्रमोशन के लिए आया था ना, इस कारण ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। बाकी सब में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, अगर तुम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं हो, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे वो उन सबका खर्चा जुड़ जाएगा। ठीक है, स्टार कैंपेनर्स का जब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनका नहीं जुड़ता। इसके साथ करंट अफेयर्स में एक और एक्ट भी था आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ये पार्लियामेंट का एक्ट है जो सारी स्टेट्स के इलेक्शन, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चाहे लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, वो कंडक्ट इसके प्रिंसिपल के थ्रू होते हैं। ठीक है, मतलब आपके इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कैसे होने हैं, कौन इलेक्शन में खड़ सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी। जैसे होता है ना कि कम से कम कितनी उम्र चाहिए इलेक्शन में खड़ने के लिए, चाहे वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है, यहाँ पे रिपीट भी है। उसके बाद आपका अगर क्रिमिनल कन्विक्ट हो, आप देखो दो लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस में हो सकते हैं, एक होता है एक्यूज्ड, एक होता है कन्विक्टेड। एक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगना, इल्जाम वाले को कभी इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, इल्जाम प्रूव होना चाहिए, उसे कन्विक्ट होना चाहिए। अगर वो कन्विक्ट हो गया है फिर क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? ये आपके इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं, और कोई भी इलेक्शंस में डिस्प्यूट होता है वो कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें ये एक्ट डील करता है। आपसे पूछा जा सकता है किसी को इलेक्शंस में डिस्क्वालीफाई करने का क्राइटेरिया कौन से एक्ट में मेंशन्ड है, कहां पे मेंशन्ड है, या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई ना कोई एक्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ओरिजिनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है। ये आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिकल 327 के अंडर चलते हुए, जो पार्लियामेंट को पावर देता है इलेक्शंस के लिए कानून बनाने की। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले देखो ये स्टार कैंपेनर, ये जो हमारे सिंबल्स हैं, ये हमने बनाए क्यों हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ पे कई बार सिंबल देखोगे बहुत ही अजीब से सिंबल भी यूज करते हैं, पर वो सिंबल होते क्यों हैं, अल्टीमेटली उसका मकसद क्या है। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हमने करवाने थे 1951 में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस हमने करवाने थे, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन करवाने थे। हमारे यहाँ पे ना लिटरेसी कुछ ज्यादा नहीं थी, आज भी खैर 74% के करीब है, उस टाइम तो 30-35% के करीब लोग पढ़े लिखे थे। तो प्रॉब्लम क्या आती है, तुम लोगों को कैसे बताओगे कहां जाके बटन दबाना है। तो लोगों को ये बताना हमेशा ज्यादा आसान रहता था कि जाके इस सिंबल के आगे जो बटन है वो दबा देना। तो इसके चलते हुए मतलब अगर आप ईवीएम मशीन देखोगे उसके ऊपर कैंडिडेट का नाम भी लिखा होता है, कैंडिडेट की पार्टी भी लिखी होती है, उसका कोड भी लिखा होता है और सिंबल भी होता है, सब कुछ एक स्लिप पे लिखा होता है। पर एक सबसे लेमन
पर्सन, जल्द से जल्द भी अगर तुम पहचानना चाहते हो ना, तुम्हें पता करना है तो सिंबल देख के तुम्हें पता लग सकता है, क्योंकि वो जल्दी पहचान आ जाते हैं। इस कारण हमने ये सिंबल्स सब कुछ इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि कभी भी एजुकेशन एक बैरियर ना बने एक इंसान को अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज करने का। ठीक है, क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर्स है रेड सैंडर्स बारे। इस पेड़ बारे कभी सुना? ये बहुत ही वैल्यूएबल पेड़ है। ये एक पेड़ का मतलब जो ट्रंक है, पूरा ट्रंक जो बिकता है वो 50 लाख के करीब भी बिक जाता है, 50 लाख से करोड़ का भी बिक जाता है। कितना बड़ा है पेड़ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चाइना इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो ये बिकता क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर कल्टीवेशन रोकी है। ये आपके जंगलों में ही ज्यादातर, इंडिया के जंगलों में ही पाया जाता है, ठीक है। सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि इसे काट नहीं सकते। तो इसकी क्या होती है, ऐसा तो है नहीं कि लोग सरकार के बोलने से रुक जाते हैं कोई, तो इसकी स्मगलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है। आपके ये जो पेड़ है ये पाया जाता है सदर्न ईस्टर्न घाट्स के ऊपर। तो आपको कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रेड सैंडर्स या पेट्रोकार्पस सेंट्रलिनस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये आपके सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और वहां पे भी ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का एरिया बहुत खास पड़ता है इसके लिए। आंध्र प्रदेश के जो जंगल है ना, जंगल रेड सैंडर से भरे पड़े हैं। और क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो जंगल है, मैंने कल के करंट अफेयर्स में आपको एक चीज बताई थी, रेड कॉरिडोर। क्या है रेड कॉरिडोर? रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया क्या है सर? वहाँ पे जो नक्सलाइट्स वगैरह रहते हैं वो अपने उसको लेके, रीजन को लेके ज्यादा वो है। क्या है वो? अपने रीजन को लेके ज्यादा केयरफुल है सर वो, अपने मीन्स उनको ही पूजा वगैरह करते हैं। नहीं, देखो, रेड कॉरिडोर माना जाता है इंडिया में ना एक बहुत बड़ी मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, जिन्हें कहते हैं नक्सलवादी। सुना है नक्सलवादियों के बारे? आपके इंडिया के ईस्टर्न, पूरा बिहार से लेके कर्नाटका तक जब में आप देखोगे, यहाँ पे जो जंगल है ना, जंगलों में नक्सलवादियों का बहुत बड़ा कब्जा है। नक्सलवादी क्या चाहते हैं? नक्सलवादी चाहते हैं कि अभी आपका जो प्रेजेंट सिस्टम है इंडिया का, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका तख्ता पलट करके वो अपनी सरकार बनाए, ठीक है। तो अब तो ये मूवमेंट बहुत ही कम हो चुकी है, बहुत ही, एक 70s 80s में इसका मैक्सिमम था, तब लगता था नक्सलवादी कोई थ्रेट है। अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि पीस आ चुकी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट खत्म है यहाँ पे, ठीक है। नक्सलवादियों का ट्रेंड खत्म हो गया, लोग कम्युनिज्म से हट गए। तो नक्सलवादियों के इलाके में, क्योंकि जंगलों में ज्यादातर नक्सलवादी क्या करते हैं, उन्हें भी पैसे चाहिए, हथियार खरीदने, सब कुछ खरीदना, ये पेड़ काट काट के वो चाइना को इलीगल एक्सपोर्ट करते रहते हैं और उसके बदले उन्हें इंटरनेशनल डॉलर मिल जाते हैं, जिससे वो हथियार खरीद पाते हैं। तो इसका बिजनेस टेररिज्म से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है? ये रेड रिच कलर की वुड होती है, ओरिजिनली ये सदर्न ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। पर अगर आपको मैं वैसे बताऊं, अगर आपको अभी पूछा जाए कि कहाँ कहाँ वैसे पाई जाती है, ये आपके उत्तराखंड में भी पाई जाती है, तो हिमालयाज में भी मिल जाती है, ठीक है। लाल कलर की होती है ये। इसका यूज क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है, एंटी एजिंग, फिर जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये शुगर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। चाइना में तो ये लाइफ लॉन्गिटिविटी के लिए मानी जाती है, बहुत लंबी उम्र इसके कंजम्पशन से मानी जाती है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये सब कुछ यूज किया जाता है। इसका IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस पहले होता है, हर
एनिमल और हर प्लांट को एक इंटरनेशनल स्टेटस मिला हुआ है कि उसे कितना खतरा है एक्सटिंक्शन से, खत्म होने से। तो IUCN को नियर थ्रेटेंड का स्टेटस मिला हुआ है। तो नियर थ्रेटेंड का मतलब अभी खतरे के पास है, खतरे में आई नहीं है, खतरे के पास है, पर अभी ध्यान नहीं रखा गया तो आगे खत्म हो सकती है। पर नियर थ्रेटेंड भी इसलिए दिया है बिकॉज एक्चुअली पता ही नहीं है कितना नुकसान हो रहा है, काउंट ही नहीं है हमारे पास, तो हमने इसे नियर थ्रेटेंड का इसलिए स्टेटस दिया है। काउंट के बाद शायद क्रिटिकली भी हो जाए, पता ही नहीं है हमें, क्योंकि कभी सर्वे किया ही नहीं गया। कुछ एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ और चीजें, ठीक है। जंगल में कुछ एरियाज मतलब ऐसे एरियाज है जहां पे जाना सेफ नहीं माना जाता इन एरियाज में, ठीक है। वहां पे सिर्फ आर्मी ऑपरेशंस होते हैं और कुछ नहीं होता। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी करंट अफेयर में कोई डाउट किसी को? हाँ जी। रेड कॉरिडोर का नाम रेड कॉरिडोर क्यों पड़ा है? वो इस पेड़ का रंग नहीं पड़ा। जो नक्सलवादी हैं आपके, वो विश्वास करते हैं जिस थ्योरी में, वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म होता है कि मजदूरों का राज हो, छोटे छोटे मजदूरों की यूनियंस बने जो अपनी खुद की सेल्फ गवर्नेंस चलाएं। इनका जो फ्लैग है, चाइना का फ्लैग किस रंग का है? रेड। वो कम्युनिज्म का फ्लैग है। इनका झंडा भी लाल है। कम्युनिज्म का झंडा हमेशा लाल होता है। सोवियत यूनियन जो था उसका झंडा क्या था? उसका झंडा भी लाल था, ठीक है। लाल रंग कम्युनिज्म का होता है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन का माना जाता है बेसिकली। कम्युनिज्म में लाल रंग आया कहां से? रेड कलर हमेशा रेवोल्यूशन का माना जाता है। तो ये जो आपके दबे कुचले लोग, इन्हें बोला जाता था, जैसे फैक्ट्री लेबर होगी या फार्म लेबर होगी, इन लोगों को जुटा के ये रेवोल्यूशन किया जाता है, इन लोगों की सपोर्ट से। रशिया में जब रेवोल्यूशन हुआ था तब फैक्ट्री वर्कर्स इकट्ठे हुए थे और सरकार का तख्ता पलट हो गया था। चाइना में जब ये हुआ तब जितने भी आपके रूरल एरिया में लेबरर्स थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने चाइना की सरकार पलट दी थी। अब जो सरकार एग्जिस्ट करती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तभी तो है, चाहे वो ढांचे में चाइना कहीं से भी वर्कर्स का नहीं दिखता, कहने के लिए तो है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इनका झंडा लाल है और जिस एरिया में ये एक्टिव है उसका नाम फिर रेड कॉरिडोर रखती है, ठीक है। इंडिया में मतलब ये जो जिस फिलॉसफी के अंडर ये जुड़े हुए हैं, CPI माओइस्ट, ये बैंड है इंडिया में। ये सारे ये नक्सलवादी हैं, माओइस्ट। एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, उससे मत कंफ्यूज कर जाना, वो बेचारों को बैन कर दो। CPI मार्क्सिस्ट, ये पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी केरला में सरकार है, ये टेररिस्ट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अस एज वेल। हाँ जी सर वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट था ना, हाँ जी, वो उसके अंदर यही है अपना रेफरेंस दिया हुआ है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करने हैं, कुछ और भी उसमें क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, कंडक्ट एस और डिस्प्यूट्स। अगर डिस्प्यूट आता है किसी इलेक्शन में, लेट्स सपोज MP के इलेक्शन हुए, तुम एलिगेशन लगाते हो कि किसी ने पैसा यूज किया है इलेक्शंस में, तो उसे डिस्क्वालीफाई अगर तुमने करवाना है कि उसने पैसा यूज किया है, तो किन ग्राउंड पे प्रूव होगा कि उसने इलेक्शन में पैसा यूज किया या मसल पावर यूज की है, कुछ भी। वो RPA 1951 के एक्ट से होता है, ठीक है। सब इलेक्शन रिलेटेड ही हो, सब इलेक्शन रिलेटेड, कुछ यूनियन का रिलेटेड नहीं, कुछ मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ है, सिर्फ इलेक्शंस करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शंस की बात की गई है और एसएलए बस, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की।
ठीक है, किसी और को कोई डाउट? सर आज एक और न्यूज़ थी चाइना और पाकिस्तान के रिलेटेड। है जी, कौन सी? सर पाकिस्तान ने अपने मतलब 2 आइलैंड्स किसी एग्रीमेंट पे दिए हैं चाइना को डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। डेवलपमेंट पर्पसेस तो देखो कहने की बात नहीं है। पाकिस्तान की हालत बहुत ही पतली है। पाकिस्तान ने जितना चाइना से लोन उठा लिया है ना, उतना उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पिछले 7 साल में पाकिस्तान ने चाइना से 50 बिलियन के अराउंड का लोन उठा लिया। 50 बिलियन का, ऑलमोस्ट 50 बिलियन का पाकिस्तान का बजट है। तभी कहते हैं जो हर साल पाकिस्तान बजट बनाता है अपना, जो उनका जनरल बजट होता है, 85% बजट लोन पेमेंट पे जाता है। तो लोगों के ऊपर जो पैसा एक्चुअली खर्च करने के लिए पाकिस्तान के पास है वो सिर्फ 15%, बाकी सारा पैसा वेस्ट है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उनकी ट्रेजेडी है। तो जैसा चाइना चाइना कोई चाहेगा कि मुझे ये आइलैंड चाहिए, तो अपने लोगों को तुम ये तो नहीं कह सकते कि हम चाइना को आइलैंड दे रहे हैं। तो उन्हें डेवलपमेंट का नाम देना पड़ता है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे ये आइलैंड दे रहे हैं। पर पता ही है जैसे चाइना की पाकिस्तान में एक्टिविटीज हैं, चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है। तो एक चाइना की पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, अगर आपने कभी सुना हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सुना है इसके बारे में? ये पॉलिसी इंडिया के खिलाफ है। चाइना क्या कर रहा है, इंडिया के जितने नेबर्स हैं, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान तो ऑब्वियसली है ही उनके कंट्रोल में, फिर ईरान हो गया, ठीक है, ये जितनी भी यहाँ पे जिबौटी अफ्रीका में बेस बनाए, इन सबको अगर तुम अटैच करके देखोगे ना, जहां जहां चाइना की प्रेजेंस है, इंडिया के चारों ओर एक स्ट्रेंथ बनती है। देखो एशिया में आने वाले टाइम में सिर्फ 2 पावर्स रहने वाली हैं। चाइना फ्यूचर की सोच रहा है, चाइना के पास पैसे आ गए हैं तो वो फ्यूचर की सोच सकता है। इंडिया इतना अमीर नहीं है तो हम चाइना की तरह पैसे नहीं खर्च कर सकते। वो क्या कर रहे हैं इस टाइम, वो हमारे आसपास सारी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खासकर पैसे लगा रहे हैं। और इन देशों से मतलब हो क्या रहा है, ये सारे देश ना इकोनॉमिकली कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश नहीं है, तो ये एक टाइम के बाद ना लोन दे नहीं पाते। जैसे ये अभी श्रीलंका के साथ हो चुका है और बाकियों के साथ भी होगा। चाइना क्या करता है, चाइना लोन देता है, तुम्हें कहता है हम तुम्हारे यहाँ पे पोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट, मतलब शिपमेंट का पोर्ट या एयरपोर्ट, कोई भी पोर्ट बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, तो तुम्हारे यहाँ पे मतलब हर कंट्री को लगता है चलो डेवलपमेंट होगी। पहले तो लो हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होती है। चाइना की कंडीशन क्या होती है, देखो चाइना कैसे अपना काम भी निकलवाता है और कर्जा भी उसी देश के ऊपर डालता है। चाइना कहता है हम तुम्हें लोन देते हैं, तुम यहाँ पे पोर्ट बना दो। अगले देश को लगता है चलो लोन मिल रहा है डेवलपमेंट करवाने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया भी लोन लेता है पर चाइना से नहीं लेता, और वर्ल्ड बैंक और कहीं से भी तो लोन लेता है। तो लोन की जरूरत सारी कंट्रीज को है, तो सारे देशों को लगता है बहुत ही अच्छी स्कीम है कि चलो खुद ही पैसा आ रहा है कहीं पे लगाते हैं। फिर चाइना क्या कहता है कि देखो एक कंडीशन है इस लोन की, कंडीशन ये है कि तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट देना है, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें चाइना की कंपनी को देना पड़ेगा, चाइना की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। तो वो पैसा जो लोन पे था वो वापस चाइना की ही कंपनी में आ रहा है, जो अल्टीमेटली मतलब चाइना में आता है। उसके बाद चलो तब भी नेशन को ये एक्सपेक्टेड होता है कि चलो जब तक ये सारा प्रोजेक्ट होगा हमारे कुछ लोगों को नौकरियां तो मिलेंगी। चाइनीज कंपनी क्या करती है, अपने साथ चाइनीज वर्कर भी लेके आती है सारे,
तो रोजगार भी, जो जॉब भी मिलनी थी वो भी चाइना के वर्कर्स को मिली। उसके बाद वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। उसके बाद चाइना कहता है कि बस हमने प्रोजेक्ट बना दिया है, अब आप बताओ कब से लोन रीपे करना शुरू करोगे। इंटरेस्ट रेट अलग से देना होता है, ये उनसे चुकाए नहीं जाते। कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है कि ये चुकाना बहुत मुश्किल है, फिर वो चाइना के पास जाते हैं कि देखो हमसे लोन चुकाया नहीं जाएगा। तो फिर चाइना कहता है कि चलो दूसरी स्कीम अपना लेते हैं कि ये जो पोर्ट है, ये जो एयरपोर्ट है या शिपमेंट पोर्ट कुछ भी है, 99 ईयर्स की लीज पे हमें दे दो, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। पैसे तो वैसे ही चाइना में आ चुके थे, ठीक है, उनकी उनकी सिटीजन्स की कमाई हुई है, ठीक है, तो पैसे तो वैसे ही वो रिसाइकिल करके थे। लोन उनके सिर पे 99 ईयर्स किसी और देश में ही तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। स्टार्टिंग में अभी तो ये सिविलियन प्रोजेक्ट्स हैं, पर जैसे जैसे चाइना एग्रेसिव हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि चाइना मानने वाला एक टाइम पे कि हम सिर्फ सिविलियन शिप्स को यहाँ पे भेजेंगे? इन देशों के पास पावर ही नहीं है अपनी विल मनवाने की कि तुम्हारी सबमरीन या कुछ भी यहाँ पे विजिट नहीं करेगा। अगर चाइना कभी भेज भी दे, चाइना भेजेगा भी एक टाइम पे इनकी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए। चाइना की पॉलिसी होती है, चाइना सबसे पहले कभी भी इमीडिएटली एग्रेसिव स्टांस नहीं लेता, वो सबसे पहले तुम्हारी पेशेंस टेस्ट करता है। अगर तुम पहली बारी में रेजिस्टेंस नहीं शो करते, दूसरी बारी में वो पक्का और ज्यादा भेजेगा, ठीक है। तो इन सारे देशों में तो वैसी पावर नहीं है। तो धीरे धीरे ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की इंडिया के ऊपर डोमिनेशन बनाने की पॉलिसी, ताकि एशिया में एक ही सुपर पावर है। इसका काउंटर हम क्वाड से कर रहे हैं। क्वाड क्या है? हमने अपने बाकी अलाइड कंट्रीज के साथ में पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी है, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सब मेंबर। तो अगली वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो तुम्हारे सामने बन रहा है, और इस पर थिएटर यही होगा, ठीक है। तो और कोई डाउट्स आज के करंट अफेयर? नहीं, तो ये थे आपके आज के करंट